अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की जो चंद टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस किए थे। आज आपके पास चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम डायनामिक्स। चैप्टर का जो नाम है वो है डायनामिक्स। तो सबसे पहले आपने डायनामिक्स के बारे में स्टडी करना है कि डायनामिक्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर दें, वो जो चैप्टर का जो नाम है अगर आपको वो समझ में आया तो आपके लिए पूरा चैप्टर इजी है। तो सबसे पहले डायनामिक्स जो है वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जो कि आपकी बुक में सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर आप आगे लेवल पे बात करें, जिस तरीके से अगर आपका आगे मूड है कि मैं इंजीनियरिंग लेना चाहता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे जो तीसरा ब्रांच है आपने वहां पे उसको भी डिटेल से स्टडी करना है। जिस तरीके से मैकेनिक्स, यहां पे मैंने मैकेनिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डायनामिक्स और साथ ही साथ स्टैटिक और काइनेमेटिक्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है कि स्टैटिक को हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, स्टडी नहीं करना है। और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 था, अगर याद है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था अगर याद हो तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या है, किसी भी बॉडी का मोशन के बारे में स्टडी करना विदाउट इट काजेस के बगैर, उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। यानी कोई भी बॉडी मोशन की हालत में है, आपने उसकी काजेस के बारे में स्टडी नहीं करना है कि वो क्यों मूव कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। लेकिन आज जो आपका चैप्टर है और चैप्टर का जो नाम है वो डायनामिक्स है। तो डायनामिक्स का मतलब यह होता है कि कोई भी बॉडी मोशन की हालत में हो उनको भी आपने स्टडी करना है और साथ ही साथ उनका जो इफेक्ट है, उनके जो काजेज है उनके बारे में भी स्टडी करना है। तो दोनों में डिफरेंस ये था, ठीक है। काइनेमेटिक चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया वहां पे हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था और डायनामिक में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि डायनामिक्स मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है उनके बारे में स्टडी करना और साथ ही साथ इनके और इसके काजेस के बारे में। तो काजेस सबसे पहले आपके पास क्या है, फोर्स है। जो मेन काज है मोशन का वो क्या है, फोर्स है। क्योंकि कोई भी बॉडी जब मोशन की हालत में आता है तो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से। लेकिन चैप्टर नंबर 2 जब हमने स्टडी किया था काइनेमेटिक्स, वहां पे हमने फोर्स का नाम भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, स्पीड क्या हो और साथ ही साथ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। फोर्स को हमने बिल्कुल उसका नाम भी याद नहीं है, वहां पे हमने उसको और डिफाइन भी नहीं किया था क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, डायनामिक्स से। तो फोर्स जो आपके पास है वो चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे डायनामिक्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि ये ब्रांच है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स की जगह आप यहाँ पे फिजिक्स भी लिख सकते हो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेस। किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करना और साथ ही साथ उनके काजेस के बारे में। मेन काज क्या है, फोर्स है। मेन काज आपके पास क्या है, फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पे मेन काज मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स मेन काज है। तो ये डायनामिक्स का डिफिनेशन था, ठीक है। अब आपके पास जो फोर्स है, फोर्स को मैं किस तरीके से डिफाइन करूं और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अ फोर्स मूव या टेंड्स टू मूव, स्टॉप या टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को मूव करना या मूव करने की कोशिश को, किसी भी बॉडी को मूव करना
या मूव करने की कोशिश को, स्टॉप करना या स्टॉप करने की कोशिश को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एग्जांपल, आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो, आपके पास बल्ला है और बॉलर जो है वो आपके तरफ बॉल उसने फेंका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो बॉल कर रहे हैं जो बॉलर है। जब आपने उसको शॉट मारा तो बॉल का जो डायरेक्शन था वो चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स की वजह से चेंज हुआ, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन था कि फोर्स किसी भी बॉडी को आपने मूव की या मूव करने की कोशिश की, स्टॉप की या स्टॉप करने की कोशिश की, ठीक है। एग्जांपल, मूव की या मूव करने की कोशिश की, इसका मतलब यह होता है कि आपके पास ये बाल, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैंने मूव करने की कोशिश की सिर्फ, तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उम्मीद है कि फोर्स आपको समझ में आया होगा। अब इसका यूनिट्स क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूं। F इज इक्वल टू एम ए। एम आपके पास मास है और ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स, ठीक है। इसका यूनिट आपने कैसे निकालना है, मास का केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपके पास इसका यूनिट जो है। इस यूनिट को न्यूटन ने क्या नाम दिया, न्यूटन ही नाम दिया। इस यूनिट को उसने अपने नाम से फोर्स का यूनिट भी रखा, न्यूटन ने, ठीक है। तो 1 न्यूटन को कैसे आपने डिफाइन करना है, अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो 1 kg हो और उसको आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ उसने कितना डिस्टेंस तय करना है, 1 मीटर, तो इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी का मास 1 kg और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है आपने, वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसने डिस्टेंस कितना तय करना है, 1 मीटर का, तो इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। ये था आज का लेक्चर। बाकी इनके जो टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।